हेलो गाइस। आप लोगों को देखिए, हम हाई स्कूल में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कुछ हमने रासायनिक अभिक्रिया में इम्पोर्टेंट आपको बताया था। जैसे हमने बताया था, सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे पाठ का जो लेसन का जो नाम है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अभिक्रियाएं निम्न हैं। उन अभिक्रियाओं को आपको पढ़ना होगा, वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और हमने पीछे अभिक्रिया कुछ बताया है। जैसे हमने आपको कहा कि पहला जो अपक्रिया है उसका नाम है संयोजन अपक्रिया। कौन सा? संयोजन अपक्रिया। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को ही हम संकलन अपक्रिया भी कहते हैं। संकलन के साथ साथ इसी को योगात्मक अपक्रिया भी हम बोलते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है। दूसरी जो अपक्रिया होती है उसका हमने नाम बताया था कि वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। ये भी बहुत पूछा जाता है। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया हमने आपको बताया था 3 प्रकार की होगा। एक होगा कौन सा? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, एक होगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया और एक होगा विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया। तो ये अपक्रिया जो होगी वो 3 टाइप का होगा। कितने टाइप के? 3। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया। ये 3 प्रकार की होगी। तीसरी अपक्रिया हमने आपको बताया था विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? आपका विस्थापन अपक्रिया। ये भी अक्सर पूछा जाता है, विस्थापन अपक्रिया। और विस्थापन अपक्रिया हमने बताया था कि 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या होता है? द्विविस्थापन अपक्रिया। जो होता है वो द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। पिछला वीडियो आप हमारा देखोगे तो हम द्विविस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया सब हमने बताया है आपको। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया में प्रतिस्थापन भी उसी को हम कहते हैं। प्रतिस्थापन करके पूछे या विस्थापन करके पूछे, वो एक ही चीज है। एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा हमने ये आपको बताया। चौथा जो अपक्रिया होता है हमने बताया था ऊष्मा छेपी। कौन सा? ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है। और जो हमने पांचवा बताया था ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है। इसमें ऊष्मा दी जाती है और इसमें ऊष्मा लिया जाता है। इसके बाद हमने आपको छठवां बताया था उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, ये बहुत पूछा जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसके बाद जो सातवां अपक्रिया होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रेडॉक्स। रेडॉक्स में आप समझोगे तो रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण से जो अपक्रियाएं बनती हैं उसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब कहीं रिडक्शन हो तो कहीं ऑक्सीडेशन हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से प्राप्त हुई अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। वो रेडॉक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी तो अपक्रियाएं बहुत है, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होता है, अपचयन अपक्रिया भी होता है। ये सब अपक्रियाएं तो बहुत है, लेकिन इन सभी अपक्रियाओं में सबसे ज्यादा ये सब अपक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो हर प्रकार की अपक्रिया को आपको तैयार करना होगा। तो ये अपक्रिया
रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया था जिसका नाम हमने बताया और इनको हमने पीछे पढ़ाया भी है। आप पीछे के वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अगला आपको अब चल रहे हैं पढ़ाने रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण, जिसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण आप देखिए, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं या आयनों या यौगिकों, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेंगे वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, और वो जब मिलकर किसी चीज का निर्माण करते हैं, किसी चीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो करना निर्माण करना तो जब कोई चीज निर्मित होगा या निर्माण होगा तो उस निर्माण के फलस्वरूप जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी भाग लेंगे, जो भी क्या होगा? भाग लिया जाएगा या जो भाग लेंगे, जो सम्मिलित होंगे, वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, यौगिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सभी चीजों को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, जिसको हम अभिकर्मक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। अब उस अभिकारक से जो उत्पाद बनेगा, जो उत्पाद बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी भाग लेने वाले तत्वों, परमाणुओं, यौगिकों, आयनों या अन्य कोई, चाहे वो एक परमाणु हो, चाहे द्विपरमाणु हो, चाहे जो हो, जो भी भाग लेंगे और भाग लेने के बाद एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इस समीकरण को हम संकेत द्वारा व्यक्त करेंगे। तो रासायनिक समीकरण में दो चीजों का होना अति आवश्यक है। एक क्या होना चाहिए? अभिकारक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? अभिकारक होना चाहिए। सबसे पहले अभिकारक। अभिकारक जब उत्पाद बनाएगा, जब अभिकारक क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, तो एक हमको रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा। जैसे आप देखते हो कि मकान बनता है तो मकान को बनाने के लिए कई चीजों का आवश्यकता पड़ता है। अब उस मकान को बनाने में जो भी चीजें हमको आवश्यकता पड़ती है, अब उस मकान के बनने में जो भी ईंटा, मोरंग, बालू, गिट्टी वगैरह सब लगते हैं, ये सब मिलकर तब जाके क्या होता है? मकान बनता है। अब मकान के बनने में कई चीज लगे तो उन चीज को हम क्या कहेंगे? अभिकर्मक या अभिकारक कहेंगे। और जब बन के तैयार हो गया तो वो जान लीजिए एक प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। अब उस उत्पाद के कंडीशन में जो भी हमें समीकरण प्राप्त हुआ वही रासायनिक समीकरण। अब अभिकारक एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, उत्पाद भी कई हो सकते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद का परिवर्तित होना एक दूसरे में, जैसे हमने आपको बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया,
उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब हमने बताया था, जिसको रिवर्सिबल कहा जाता है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया जो होता है, जो दोनों तरफ हो सके, उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, जिसको रिवर्सिबल कहते हैं। तो क्या है एक प्रकार का उत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है? अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाए परंतु उत्पाद से अभिकारक में ना आ पाए, उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन का पाचन हमारे शरीर में हो जाता है, तो पचित होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, लेकिन अब उस अपशिष्ट पदार्थ से भोजन नहीं बन पाएगा। तो ये एक प्रकार की कौन सी अपक्रिया हुआ? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या हुआ? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो जो चीजें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे उत्पाद से ना तो अभिकारक में लाया जा सके, पुनः ऐसी अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी पूछा जाता है। यह भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी लेता है कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ये सिंपल परिभाषा होता है, इसको आराम से लिख लेने चाहिए बच्चों को, और ऐसे तो बहुत कठिन नहीं होता है। इसलिए अब हम आपको जो रासायनिक समीकरण में हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभिकारक होना चाहिए। अभिकारक एक पद में भी हो सकता है, दो पद में भी हो सकता है, कई पदों में भी हो सकता है। उत्पाद भी क्या होगा? कई पदों में हो सकता है। और हमने एक चीज बताया आपको कि अभिकारक जब भी उत्पाद में परिवर्तित होगा तो उसकी अवस्था भी परिवर्तित होगी। अगर अवस्था अभिकारक और उत्पाद दोनों का सेम होगा, समान होगा, अभिकारक गैस है, उत्पाद भी गैस हुआ, तो उसे समांगी अवस्था कहा जाएगा। ठोस ठोस हुआ, समांगी अवस्था कहा जाएगा उसका। द्रव द्रव हुआ, मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की यदि अवस्थाएं समान हैं तो उसे हम समांगी अवस्था कहेंगे। और अगर मान लीजिए उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं तो उसी को हम चाहे असमान अवस्था कह दें, चाहे विषमांगी अवस्था कह दें। तो ये अवस्था हमने आपको बहुत पहले बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में हमने बताया था कि सबसे पहला परिवर्तन अवस्था का ही होता है, फिर उसके रंग का परिवर्तन होता है, फिर उसके ताप का परिवर्तन होता है, तब उसके सांद्रता का परिवर्तन होता है, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक समीकरण का जो अभिकारक होता है वो कई पदों में हो सकता है, और जो तीर लगता है, ये तीर का जो ये पिछला सिरा होता है इधर ही अभिकारक होता है, और इसकी जो नोक पर होता है वो उत्पाद होता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी रासायनिक चीजें हमको प्राप्त होती हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में भाग ले सकते हैं अभिकारक, परमाणु भी भाग ले सकता है, अणु भी भाग ले सकते हैं, आयन भी भाग ले सकते हैं, यौगिक भी भाग ले सकते हैं, कई चीज भाग ले सकता है। तो अभिकारक जो होता है वह पदार्थ होता है। अभिकारक जो होता है वो क्या होता है? वह पदार्थ होता है जिसको लिया जा सकता है। और उत्पाद जो होता है वो अभिकारक से बन के जो चीजें तैयार होता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक से ही उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। हमने कहा कि अवस्थाओं में भी चेंजिंग होती है, अवस्था भी चेंज होगा। अवस्था के साथ साथ समीकरण का कुछ और एक रूल है। जैसे हमने कहा कि सॉलिड है तो उसको एस से व्यक्त किया जाएगा, लिक्विड है उसे एल से व्यक्त किया जाएगा, गैस है उसको जी से व्यक्त किया जाएगा। अब रासायनिक समीकरण में यदि मान लीजिए कहीं ऐसे त्रिभुज लगा है तो इसका मतलब वो ताप है। क्या है? वो ताप है। अक्सर तीर के ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, वो क्या है? ताप है। वो ताप को व्यक्त करता है। या मान लीजिए ताप के स्थान पर हम और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे इसके स्थान पर उत्प्रेरक भी लिखा जा सकता है। उत्प्रेरक
तीर के ऊपर क्या लिखा जा सकता है? उत्प्रेरक भी लिखा जा सकता है, ताप भी लिखा जा सकता है। कभी कभी तीर के ऊपर आप देखते हो कि ताप लिख दिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब उसका ताप निश्चित है। तो जो चीजें निश्चित होती है उस पर लिख दिया जाता है, जो चीज निश्चित नहीं होता उसको ऐसे गर्म का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका मतलब हमने उसको गर्म किया। और दूसरी चीज है कि जब कभी उत्पाद बनता है तो उत्पाद में आप देखते होंगे कि यदि यदि उत्पाद में कोई भी चीज उत्पाद में बना है और उत्पाद में तीर ऊपर की तरफ लगा है, तो ये तीर उत्पाद में किस चीज को व्यक्त करता है? ये चीजें उत्पाद में जो होता है ये किस चीज को व्यक्त करता है? ये गैसीय अवस्था को व्यक्त करता है। इसका मतलब जो गैस होता है वो बाहर निकल जाता है, तीर यदि ऊपर है। और यदि तीर नीचे है ऐसे, इसका मतलब होता है कि इसका अवक्षेपण हो गया। इसका क्या हो गया? अवक्षेपण हो गया। यदि उत्पाद में ये चीजें आपको दिखाई दे तो क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। दूसरी चीज हमने बताया था कि यदि ये तीर डबल होगा, इस तरह होगा, तो इसको रिवर्सिबल बोला जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब अभिकारक से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से अभिकारक की तरफ हो जाता है। और अगर एक तीर लगा है इसका मतलब अब वो अभिकारक से जाके उत्पाद में समाप्त हो जाएगा, अब वो उत्पाद से अभिकारक में नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ चीजें हमको दिखाई देते हैं, तीर के ऊपर लिखे रहते हैं। तो जो चीजें तीर के ऊपर लिखा रहता है वो इस तरह भी गर्म का चिन्ह उत्प्रेरक भी लिखा जा सकता है। उत्प्रेरक का काम इतना होता है कि अभिक्रिया की क्रिया दर को बढ़ा देना। अभिक्रिया की क्रिया दर को क्या कर देना? बढ़ा देना, उसमें तेजी ला देना। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहेगा, स्वयं नहीं बदलेगा, स्वयं अपरिवर्तित रहेगा। जैसे हम आपको एक सरलतम उदाहरण बता दें कि मुख में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है जिसको, या जो लार होता है, आप जानते हो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है मुख में पाया जाता है, हम जन्म के उपरांत ये बनना स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु के उपरांत ही ये बंद होता है। इसके बीच में हम लगभग पता नहीं कितनी बार भोजन कर लेते हैं लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये तब भी रहता है और बुढ़ापा अवस्था में भी ये रहता है। ये कभी परिवर्तित हुआ? कभी नहीं। उसी तरह उत्प्रेरक होता है, उसी तरह उत्प्रेरक भी होता है। वो सिर्फ परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की क्रिया को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। वो परिवर्तित नहीं होगा, बस अभिक्रिया करने की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे आप साइकिल चलाते हुए चलिए और कोई पीछे से धक्का दे दे, वही काम उत्प्रेरक करता है कि अभिक्रिया यदि चल रही है तो पीछे से धक्का देने का काम कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, स्वयं नहीं बदलता है। अब अमाशय में या पेट में या उदर में पाए जाने वाला जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो क्या बदल रहा है? नहीं। वो भी आपके जन्म के उपरांत शुरू तो मृत्यु के उपरांत ही वो पेप्सिन नामक एंजाइम खत्म होगा जो प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय में। तो कहने का मतलब ये सब परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए समीकरण में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं और वो चीजें क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। तो अपक्रिया जो होता है इस तीर के ऊपर अक्सर आप इन सब चीजों को देखते होंगे। उत्पाद में अगर तीर ऊपर की तरफ लगा है तो इसका मतलब वो गैसीय अवस्था में है। तीर यदि नीचे की तरफ लगा है तो इसका मतलब उसका अवक्षेप हो रहा, अवक्षेपण हो रहा है। ये सभी चीजें इंगित करते हैं अभिक्रियाओं में। अब देखिए रासायनिक जो समीकरण अभी हमने आपको बताया, वो रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे मेन चीज हमें ये जानना है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के कौन कौन है। एक होता है असंतुलित समीकरण, एक क्या होता है? असंतुलित समीकरण।
असंतुलित समीकरण क्या है? आप देखिए असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण जब हमने कहा कि असंतुलित, जो अभी हमने कहा कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? असंतुलित। असंतुलित समीकरण। दूसरा क्या होता है? संतुलित समीकरण। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? संतुलित समीकरण। इसको हम असंतुलित, इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली, कंकाली का मतलब खोखला, किसी चीज का खोखला हो, पूरा ना हो, उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और जो चीज भर जाए, पूरा हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारकों या अणुओं, अभिकारकों या उत्पादों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या उत्पादों में परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या जिसमें समान नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद में अणु समान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं या अणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। बैलेंस हो, बैलेंसी हो उसके पास, दोनों तरफ उसका मान क्या हो? अणु हो चाहे परमाणु हो, वो आपस में क्या रहे? बराबर में रहे, चाहे अभिकारक का हो अथवा उत्पाद का हो, चाहे जिसका हो। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए लिखा गया है H2O, H2O प्लस O2, और देखिए इससे बना क्या? H2O। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये समीकरण क्या है? असंतुलित है। क्योंकि इधर देखिए हाइड्रोजन के, यहाँ हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का यहाँ भी एक अणु है, यहाँ जल बना तो जल का भी मान लीजिए एक अणु है। लेकिन आप देखिए कि हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। इसका मतलब बैलेंस कौन नहीं है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस है ना। जैसे और हम आपको दिखाएं, जैसे मान लीजिए ये क्या है? N2 है, ये प्लस क्या है? H2 है, इससे क्या बना? अमोनिया बना। अब देखिए अमोनिया जो बना है, क्या बना है? ये जो अमोनिया बना है, अब इधर देखिए नाइट्रोजन दो है और इधर नाइट्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन तीन है। तो अनबैलेंस है कि नहीं है? असंतुलित है कि नहीं है? इसका मतलब दोनों तरफ परमाणु बराबर नहीं है और न उनके अणु बराबर है। तो परमाणु और अणु जब बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। इसका मतलब दोनों तरफ उनका मान क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए बराबर ना होने पर उनके अणुओं या परमाणुओं में जितनी संख्या की कमी होती है उतनी संख्या से हम उसमें गुणा करा देते हैं, तब जाके वो हमको उससे कौन सी अभिक्रिया प्राप्त हो, कौन सा समीकरण प्राप्त होता है? संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा कि अब देखिए संतुलित में जब हम इसको करेंगे तो H2 अब प्लस O2, और देखिए हमने क्या बना दिया? जल, H2O बना दिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन इधर दो है तो यहाँ हम तुरंत दो कर लेते हैं, और ऑक्सीजन अब देखिए बराबर हो गया, इधर भी दो और इधर भी दो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखिए दो दुनाई चार बढ़ गया, तो यहाँ हम भी दो कर लेते हैं, तो दो दुनाई क्या हो गया? चार हो गया।
अब देखिए दोनों तरफ अणु और परमाणु सब क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे आप देखते हो अणु और परमाणु में है क्या, कैसे आप जानोगे कि ये अणु है ये परमाणु है? जैसे उसका सबसे सरल तरीका आप जान लीजिए कि जैसे हमने लिखा है H2O, लिखा है ना, तो जो इतना चीज लिखा है ये इतना जितना ये लिखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, इसे हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है, एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है। लेकिन ये देखिए अकेला ऑक्सीजन लिखा है ना, अब इसको हम अणु नहीं बोल सकते, क्योंकि अणु जब भी लिखी जाएगी वो गिनती में लिखा होगा और नीचे लिखा होगा, वो क्या होगा, नीचे लिखा होगा। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, ये परमाणु है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने कहा कि ये परमाणु है जो अकेले लिखा होगा, और जो अणु होगा वो इस तरह लिखा होगा। अभी हम ऐसे लिख दें आपको H2 और यहाँ 2 लिख दें, अब इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन, अभी देखिए हाइड्रोजन का एक अणु, अब इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन का 2 अणु बोला जाएगा ना। इतना क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है, ये इतना क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है, अभी हमने यहाँ लिखा है। लेकिन अगर उसी के आगे 2 लिख दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 अणु है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल गया 2H, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का क्या, 2 परमाणु है। इस तरह आप समझते होंगे कि अणु जब बना था तो अणु 2 प्रकार का था, एक समपरमाणु अणु था, एक विषम परमाणु अणु था। समपरमाणु अणु भी कई प्रकार के थे, एकल समपरमाणु अणु, द्वि समपरमाणु अणु और बहु समपरमाणु अणु। विषम परमाणु अणु क्या था, विषम में अणुओं की संख्या विषम हो सकती है। जैसे हमने कहा कि H2 है, तो H2 में H दोनों है ना, है कि नहीं, इसलिए वो क्या है, समपरमाणु अणु है। और समपरमाणु में क्या है, एकल समपरमाणु अणु। और अगर लिख दिया गया आपको O2, ऑक्सीजन लिख दिया गया O2, तो ये भी एक अणु है, हाइड्रो ऑक्सीजन का एक अणु, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन बराबर है। लेकिन विषम में क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा H2SO4, अब देखिए H2 यस, H भी है, S भी है, O भी है, तो इसमें समपरमाणु नहीं है, इसमें विषम परमाणु है, कई चीज है इसमें। तो इस तरीके से हमें पता चला कि क्या, अभिकारक, अब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो एक समीकरण बनेगा, और वो जो समीकरण बनेगा उसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होगा, एक कौन होगा, संतुलित समीकरण, और एक कौन सा होगा, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे बैलेंस ना हो, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो, तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। और 5 नंबर का पूछा जाता, कभी कभी दे देता है कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, असंतुलित समीकरण आपको लिख के दे देगा, उसमें आपको जोड़कर उसका लिखना होगा, परमाणु को अणु को आपको गिनकर उसमें जितने से गुणा होना होगा आप उतने से गुणा करके समीकरण को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। इसलिए संतुलित करने वाला कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, और इस तरीके से संतुलित करने का चीज हमें पता चल जाता है। तो अब देखिए जैसे लिखा गया है N2, तो यहाँ हमने लिखा N2 और प्लस क्या लिखा H2, तो इससे क्या बना, अमोनिया बना। अब देखिए यहाँ हम 2 कर देते हैं तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 3 6, तो हम यहाँ 3 कर देते हैं, तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरीके से जैसे और भी चीजें हैं, आप देखिए
जैसे अक्सर लिखा जाता है CH4, CH4 लिख देते हैं हम। और CH4 को अगर हम जल से क्रिया करा देते हैं, जल मतलब H2O, तो अब देखिए H2O जल है, और इसी जल से देखिए H2O बना। अब H2O बना तो जैसे हम मान लीजिए CO2 बना ले प्लस H2 बना ले। अब देखिए O यहाँ कितना है, 2 है। अब अगर हम इसको लिख दें यहाँ कि CH4 और प्लस H2O और गिव्स आउट क्या हो जाएगा, CO2 और प्लस H2, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 है ना, तो यहाँ हम 2 कर देंगे तो 2 दुनाई 4 हो जाएगा। कार्बन अकेला यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को अभी हमें देखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हमें यहाँ कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। अब हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दुनाई 4 और 4 4 कितना हो गया, 8। तो अब हम जो पहले यहाँ 2 रखे थे, अब उसको 2 को हटा के यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें यहाँ 4 लिखना होगा। अब देखिए CH4 में हाइड्रोजन 4 और 4 8, तो 4 दुनाई 8, कार्बन अकेला है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसलिए समीकरण को संतुलित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। समीकरण को संतुलित करने का ये अच्छा, कभी कभी समीकरण संतुलित भी रहता है, अब उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु और अणु क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि जिंक को यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो जिंक जिंक क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि जिंक, अब पीछे हमने आपको बताया था कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हमेशा विस्थापित कर देगा। जिंक ही नहीं, कोई अदर भी यौगिक होगा वो भी विस्थापित कर देगा। अभी हमने बताया था पीछे, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि डाला जाएगा तो आयरन अधिक अक्रियाशील है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। अब वहां हमने आपको बताया था कि यह विस्थापन कौन सा विस्थापन कहलाएगा, एकल विस्थापन, क्योंकि अकेले आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ये एकल विस्थापन हुआ। तो ऐसी तमाम प्रकार की अभिक्रियाएं भी होती है, हमने पीछे आपको बताया है। और उन्हीं अभिक्रियाओं में अभी आपको हमने कहा कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। इसका मतलब वो समीकरण संतुलित है, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इस तरीके से हमें अभिक्रियाएं संतुलित, समझ में आया, संतुलित अभिक्रियाएं। और भी अभिक्रियाएं हैं संतुलित करना, और वो संतुलित अभिक्रिया के कई अभिक्रिया ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही अभिक्रिया है, बहुत सी अभिक्रियाएं आपको संतुलित करना होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम, जैसे अभी आपको और लिख दें, जैसे हमने कहा कि जैसे CaO है प्लस, देखिए इसमें H2 जल डाला गया, तो देखिए इसमें क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस बना ना। अब प्लस देखिए जब ये COH2 का होल ट्वाइस बना, तो अब देखिए यहाँ H2 कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ इसको क्या कर देते हैं, अगर समीकरण इसको हमें संतुलित करना होगा, तो अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं, तो अब देखिए इसके हिसाब से हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम कभी भी अभिक्रिया को पहले देख लेते हैं कि उसमें आखिर रखा क्या जाएगा। तो देखिए कैल्शियम अकेला था, ऑक्सीजन भी यहाँ है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ रखा गया। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया स्वयं में संतुलित है, आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दे देगा। अपितु जो अभिक्रिया लिखी रहेगी वही अभिक्रिया आपको लिखना भी है। जैसे हमने कहा Ca यहाँ भी अकेला है, O यहाँ भी 2 है,
हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, देखिए होल ट्वाइस कर दिया गया, तो बराबर नहीं हुआ। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण के बाद अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने आपको रासायनिक अपक्रिया बताया, रासायनिक समीकरण बताया। अब क्रियाओं में कुछ अपक्रिया ऐसी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया। और इसके बाद आपको संतुलित हमने करना आपको बताया। इसके बाद इस पाठ में 2 चीजें और पूछी जाती हैं। एक नाम लिख कर दे देगा, जैसे आपको कह दिया गया कि जिंक, हिंदी में लिख देता है, क्या लिख देगा? जिंक। और लिखेगा जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट, हिंदी में लिख देगा। और लिखने के बाद वहां डॉट डॉट कर देता है, वहां क्या भरा जाएगा। ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको एक लिखकर बता रहे हैं, जैसे इस तरीके से अपक्रिया कोई पूछ ली गई, जैसे हिंदी में लिख देता है जिंक और प्लस लिख देता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिख देता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऐसे तीर लगा के लिख देता है, और क्या लिख देता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे हिंदी में लिख देता है। और हिंदी में लिखने के बाद कहता है इसको आप लिखिए, समीकरण बनाइए। तो कुछ नहीं करना, आप जिंक पे जिंक का लिखिए, जिंक का क्या लिखिए? जिंक लिखिए आप क्या लिखोगे? Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, लेकिन इसमें फार्मूला याद होना चाहिए आपको। अब जैसे जिंक, तो जिंक का प्रतीक लिख दिया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल तो देखिए क्या लिख दिया गया? H2SO4। और देखिए हिंदी में फिर जिंक सल्फेट कुछ नहीं करना है, ZnSO4 प्लस किया है हाइड्रोजन गैस, तो देखिए हाइड्रोजन गैस। और ऐसे तीर लगा देगा। इसका मतलब अभी हमने आपको जब बताया था पीछे रासायनिक समीकरण में कि यदि तीर ऊपर की तरफ है, यदि गैसीय अवस्था में है, तो तीर ऊपर की तरफ लगता है। आई बात समझ में? तो अब देखिए हिंदी करके ऐसे लिख देता है, या इसी के स्थान पे वो क्या करता है। और भी इसका करने का तरीका क्या होता है कि जैसे उसने क्या किया कि ऐसे बनाया, बनाने के बाद जैसे ऐसे रिएक्शन दे दिया, हिंदी नहीं दिया, तो हिंदी ना देने पर वो क्या करता है कि उसका यहाँ के स्थान पे वो क्या कर देता है? वो डाट डाट कर देता है। ऐसे क्या कर देता है? ऐसे डाट डाट लिख देता है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ भरने वाला दे देता है। समीकरण ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ डाट डाट लिखा रहेगा, उस डाट डाट के स्थान पे क्या भरा जाएगा। ये भी कभी कभी दे देता है 5 समीकरण, और उस 5 समीकरण से आपको 5 नंबर भी दिलाता है। 5 पूछा जाता है, 5 नंबर मिल जाता है। तो समीकरण को यदि संतुलित करने वाला कहेगा तो ऐसे किया जाएगा, अगर संतुलित करके नहीं बताएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, क्या भरना पड़ेगा, तो वहां क्या भरना है उसको आपको लिखना होगा। तो हिंदी में भी दिया जाता है क्या भरना है, या क्या कैसे क्या करना है, हिंदी में लिख दिया तो उसका सिर्फ आपको समीकरण लिखना होगा प्रतीक के माध्यम से। यदि आपको समीकरण दे दिया गया तो डाट डाट कर दिया गया, उसके स्थान पे क्या भरा जाएगा। भरने वाला अब अक्सर पूछा जाने लगा कि क्या भरा जाएगा, तो भरने वाला भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे समीकरण को अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम आपको अब बताते हैं, देखिए संक्षारण। संक्षारण पर अक्सर टिप्पणी पूछी जाती है। संक्षारण है क्या? संक्षारण है क्या? तो संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज का क्षरण होना। किसी चीज का क्या होना? क्षरण होना। जैसे हमने आपको बताया कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का क्षरण होना या किसी धातु का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है।
और संक्षारण को हमने आपको बताया था कि संक्षारण को रोकने के कई उपाय हैं। धातु को क्षरित होने से बचाने के लिए अक्सर धातु को हमें पेंट कर देना चाहिए, वार्निश कर देना चाहिए, एसिड लेपन कर देना चाहिए, गैल्वेनीकरण कर देना चाहिए, उस पर धातु का लेपन कर देना चाहिए, तो संक्षारण रुक जाता है। किसी चीज में जंग का लग जाना, अब जंग के लगने पर, लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ वो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। तो किसी चीज का क्षरण होना, खत्म होना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण के बाद टिप्पणी अक्सर पूछ लिया जाता है, और टिप्पणी के बाद एक टिप्पणी और पूछा जाता है, विकृत गंधिता। और एक चीज आप जानिए, कभी कभी जंग जंग का लगना पूछा जाता है। तो अभी हमने कहा कि वायु और नमी या आर्द्रता के कारण किसी धातु में जो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को कहा जाता है जंग का लगना। उस पर भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है जो धीरे धीरे लोहे को खत्म कर देता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, जंग का लगना। Fe2O3 इंटू NH2O, ये जंग का सूत्र होता है, लिख देते हैं आप, Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का फार्मूला है। तो अब देखिए, नमी हुआ, वायु हुआ, नमी और वायु या आर्द्रता के कारण उस धातु पर जो लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, जंग का लगना। और जंग के लगने पर किसी भी धातु हो, कोई भी धातु हो, यदि उस पर जंग लग जा रहा है तो उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अक्सर पूछ लेता है कि जंग के लगने पर धातु का भार बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो हमेशा आप जानिए बढ़ जाएगा। तो जंग का लगना ये भी एक रासायनिक ही परिवर्तन है, और उसी के अंतर्गत संक्षारण है। अक्सर हम अपना खिड़की दरवाजा या कुछ भी बनवाते हैं तो हम उसको पेंट कर देते हैं ताकि संक्षारण को क्या किया जाए, रोका जा सके। इसके बाद आपका इसमें एक चीज और टिप्पणी में पूछा जाता है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसीय या तैलीय पदार्थों के कारण या लवणीय पदार्थों के कारण किसी भी चीज में से या किसी भी खाद्य पदार्थ में से जो गंध आती है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता का मतलब यही होता है, किसी चीज का विकृत होना, विकृत मतलब नष्ट होना, खत्म होना, उसके स्वाद में परिवर्तन होना, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें से जो बदबू आती है, गंध आती है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो गंधिता किसके कारण होता है, वसीय तैलीय पदार्थों, नमक के कारण उसमें गंधता आती है। अभी इनको ना मिलाया जाए तो कोई सामान खराब नहीं हो सकता, खाद्य पदार्थ। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आप लोग अक्सर घरों में दाल सब्जियां बनती हैं, ये सब खराब हो जाती हैं। कुरकुरे आप खाते हो जो पन्नी होती है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ऐसी चीजों में आप देखते हो अक्सर कुछ दिन के बाद इनमें से गंध आने लगती है, तो विकृत गंधिता के कारण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में ये चार चीज जरूर पूछा जाता है। पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा संतुलित समीकरण, और तीसरा जो होता है, अभी हमने कहा कि अभिक्रिया बनाने वाला या भरने वाला दे देता है या हिंदी में लिख देता है, और उसको लिखने के बाद आपको बताता है कि इसमें क्या भरना पड़ेगा। यदि उसका फार्मूला आपको मालूम होगा तो आप आराम से भर के आप लिख सकते हो। समीकरण को संतुलित करना इसी में दे देता है, और कुछ टिप्पणियां दे देता है, जैसे अभी हमने कहा विकृत गंधिता, संक्षारण हमने कहा आपको, ये सब अक्सर जो होते हैं पूछे जाते हैं इस पाठ से। इस पाठ में से बाकी और कुछ नहीं आता है।
तो इस पाठ में यही सब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बता दिया। कोई समस्या हो आप बताइए उसको कि ये चीज हमें नहीं समझ में आया तो हम उसको आपको अक्सर और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों चीजें अक्सर पूछ लिए जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में। तो ये चीजें आप तैयारी बना के रखिए, टाइम बहुत कम है और दिन प्रतिदिन परीक्षा का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। तो आप इसकी